म्यूट है सर, म्यूट है। मैं कह रहा हूँ आप सभी अपना कैमरा ऑन रखें, कैमरा। मनीष, अवधेश, अभिषेक, संदीप, फहीम, नेहा, दिबांकुश, शुभम, शिवम, रोहित, अभय, आप सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आपके कोई भी डाउट आते हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ तो आपको उसका जवाब देना है। ओके। हाँ, किसी को किसी स्टेज पे नहीं समझ में आता वो अपने आप को अनम्यूट करके उसी समय पूछ सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है? बिल्कुल फुल स्क्रीन नजर आ रही है या फिर आपको एक पीपीटी स्लाइड नजर आ रही है? एक मिनट। क्या आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी। सो हम करने जा रहे हैं रिटर्न्स। ठीक है, ये जो सेशन है या ये जो सीरीज चलेगी, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग अगर जीएसटी पे काम कर रहे हैं तो आप जीएसटी पे, इस पे आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। पर हम थ्योरेटिकली उतना ही डिस्कस करेंगे, मतलब जहाँ पे टर्म्स को हमें जानना है, टर्म्स की क्लेरिफिकेशन चाहिए या हमें कुछ लीगल प्रोविजन पता होने चाहिए, तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर चलेंगे। ठीक है। सो पहली है हमारी GSTR 1। इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोग आप में से जीएसटी पे काम कर रहे हैं। यस, प्लीज आप लोग अपना हैंड रेस करेंगे। यस, यहाँ पे ना इमोजीज हैं। अभिषेक जी कर रहे हैं, ओके। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बंदा आपके यहाँ पर काम कर रहा है जीएसटी पे, अभिषेक? हाँ जी, नहीं नहीं, आप इमोजी डाल सकते हैं ना, दिव्या भी काम कर रही हैं, ओके। या सो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है। पहली बात, सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का, देखिए सप्लाई अगर आपको जानना है तो सप्लाई का मतलब होता है, आप चाहे कोई गुड्स प्रोवाइड करो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करो, या आप चाहे दोनों चीजें प्रोवाइड करो। ठीक है, सप्लाई के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सेक्शन नंबर 7, किसका? जीएसटी एक्ट। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट का कौन सा सेक्शन पढ़ना होता है? सेक्शन 7। और उसके हमें साथ 3 स्केड्यूल पढ़ने पड़ते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ में थोड़े नोट्स भी बना के चलें, ताकि आपका थ्योरेटिकल बेस अगर अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सप्लाई अगर आपको पढ़ना है तो आप उसके लिए जीएसटी एक्ट का क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 7 और उसके साथ तीन स्केड्यूल। अब सेक्शन 7 कहता क्या है? सेक्शन 7 कहता है कि आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करो किसी को, पर वो सप्लाई तभी कहलाएगी जब उसके अंदर दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। पहली कंडीशन है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कंसीडरेशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होने चाहिए। ठीक है, आप लिखेंगे सेक्शन 7। मैं चाहता हूं आप लोग नोट्स भी बनाएंगे, मेरे को दिख रहा है अभिषेक पोपली जी, सिर्फ हंसना नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं। देखो आप लोग एक कॉर्पोरेट में काम करते हो ना, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है, तो आप लोगों के पास पेन और पेपर तो होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? सप्लाई, सप्लाई के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है बताइए, कौन बताएगा? सप्लाई
सप्लाई क्या होती है? सप्लाई के लिए हमें जीएसटी लॉ का कौन सा सेक्शन और कौन से स्केड्यूल्स पढ़ने हैं? जय, तुम तो आंसर दे ही सकते हो, तुम तो सीए फाइनल के स्टूडेंट हो। हाँ जी। क्या मतलब होता है? देखिए, हमें जब भी क्या पढ़ना है, सप्लाई, तो सप्लाई के लिए हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं? सप्लाई के लिए हमें सेक्शन 7, सेक्शन 7 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट, ये सेक्शन 7, और उसके साथ हमें, इशिका बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अजय कोहली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सेक्शन 7 के साथ साथ हमें पढ़ने पड़ते हैं 3 शेड्यूल। अब आप सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है? 2 कंडीशन लिखी हुई है सप्लाई होने के लिए। एक तो क्या होनी चाहिए बताओ? कंसीडरेशन। दूसरी क्या होनी चाहिए? हाँ जी, दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी होनी चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आप वो बिजनेस और प्रोफेशन को प्रमोट करते वक्त और उसको क्या कहते हैं, कंडक्ट करते दौरान आप वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप अपने बिजनेस के दौरान एज अ बिजनेस वो सप्लाई कर रहे हो। तो 2 कंडीशन क्या क्या है, बताइए, आप लोगों को लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। इस सेक्शन 7 की 2 कंडीशन क्या क्या है? कि एक तो क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन होनी चाहिए, दूसरा इन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और हमें इसके साथ पढ़ने पड़ते हैं 3 शेड्यूल। 3 शेड्यूल कौन कौन से हैं? वो 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषु। शेड्यूल 1 किस चीज का है? दिव्या, आप ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो? देखिए, जो भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, अगर जो दिव्या के आसपास है वो दिव्या को बोले कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ठीक है, ये सेशन रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। ओके, सो अब शेड्यूल 1 किस चीज की बात करता है? शेड्यूल 1 बता सकता है कोई कि क्या बताता है शेड्यूल 1 जीएसटी एक्ट का? हाँ जी, शेड्यूल 1 क्या बताता है जीएसटी एक्ट का? शेड्यूल 1, जय तुम्हें भी नहीं पता? दिव्या? ठीक है, इशिका तुम्हें तो पता होगा। ओके, जैनेश तुम्हें भी नहीं पता? ठीक है, चलो। तो शेड्यूल 1 बताता है कि वो, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिवांकुश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शेड्यूल 1 बताता है वो केसेस जहां पर, अगर हमारी, जहां पर क्या, कौन सी कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो? कंसीडरेशन वाली। अगर कंसीडरेशन ना भी हो, तब भी तब भी मैं आपको बताता हूँ सप्लाई मानी जाएगी। नहीं ऋषु, ऋषु बार्टर और एक्सचेंज मैं कहूंगा कि वाले केसेस नहीं है जहाँ पे कंसीडरेशन नहीं होती। बार्टर और एक्सचेंज के अंदर कंसीडरेशन होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे शेड्यूल 1 क्या बताता है? शेड्यूल 1 वो केसेस बताता है, केसेस वेयर देर इज अ सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। ओके, सो शेड्यूल 1 बताता है केसेस ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन। ओके, कंडीशन है ना कंसिडरेशन वाली, उसके एक्सेप्शंस बताता है। फिर आप लिखिए शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बता सकते हो कोई कि क्या, किस बारे में बात करता होगा शेड्यूल 2? हाँ जी, शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता होगा? शेड्यूल 2 बताता है कि कौन सी,
दिवांकुश बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, जय गलत हाँ, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस, देवांकुश और जय ने बिल्कुल ठीक बताया है कि स्केड्यूल 2 बताता है कौन सी चीज, कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषु, देवांकुश एंड जय। लिखो, स्केड्यूल 2 क्या बताता है? स्केड्यूल 2 बताता है कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किस चीज का है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषु, देवांकुश। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शेड्यूल 3 बताता है कौन कौन सी चीजें सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी, कौन कौन सी चीजें सप्लाई होकर भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इसको हम नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। तो लिखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कहते इसको, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कहते, कहते हैं सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 क्या बताता है? द केसेस विच आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आप बताइए, आप क्या स्टार्टर सीएफओ में जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप सभी स्टार्टर सीएफओ में जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्या आप स्टार्टर सीएफओ को सर्विसेज दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? क्या ये जीएसटी में सप्लाई मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, बिकॉज अगर ऐसा हो जाता तो देश में जो जो लोग 20 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी ले रहे होते, उन सभी को जीएसटी नंबर लेना पड़ता नहीं पड़ता। तो सरकार नहीं चाहती थी कि अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है तो हम उसको सप्लायर ऑफ सर्विस माने। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शेड्यूल 3 के अंदर एक आइटम डाली गई, क्या? सर्विसेज सप्लाई बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर कोई नौकर है, कोई एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दे रहा है, किस दौरान? एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे जीएसटी। ठीक है। यस, तो अब हमने सप्लाई के बारे में पढ़ लिया। सप्लाई की दो कंडीशन फटाफट सभी बताएंगे, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे सप्लाई की दो कंडीशन फटाफट। सप्लाई होने की दो कंडीशन एज पर कौन, अच्छा ये बता दो सेक्शन कौन सा है, सिर्फ सेक्शन नंबर बता दो मुझे, सभी के सभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजय, प्रवीण, हरीश, यस, दिव्या, अभिषेक, बहुत ही बढ़िया, रविकेश, इशिका। देखिए मैं आपको कहता हूं, आप ये सोचेंगे कि कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना, मेरा सेशन लेने का ये तरीका रहता है कि अगर आप पार्टिसिपेट करो, मैं कहता हूँ सेशन के एंड तक आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखना चेंज आ जाएगा आज आपको। यस, सो सेक्शन 7 है किस चीज का? सप्लाई के बारे में बताता है। कौन सी दो कंडीशन बता दो, दो कंडीशन बता दो, सिर्फ नाम लिख दो कंडीशन के, जो सेक्शन 7 कहता है कि अगर ये दोनों हो जाए तो सप्लाई मानी जाएगी। दो कंडीशन। यस, निखिल, दिव्या। और इन द, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिजनेस के दौरान, बिजनेस को चलाते वक्त, बिजनेस को आगे बढ़ाते वक्त हम वो चीज प्रोवाइड करते हैं। तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक, प्रिया एंड अजय, ऋषु, यस, अभिषेक जी। Yes, चलिए, अब आप मुझे बता दीजिए कितने स्केड्यूल हैं, कितने स्केड्यूल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा स्केड्यूल है जो कहता है सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी? ऐसा कौन सा स्केड्यूल है जो ये कहता है सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रिया, अभिषेक, निखिल, प्रवीण, बहुत ही बढ़िया, यस, देवांकुश एंड रविकेश। ऐसा कौन सा स्केड्यूल है जो कहता है कंसिडरेशन ना भी हो, ना भी हो तब भी सप्लाई है? बहुत ही बढ़िया। ऋषु क्या हो गया, 3-1 कोई ना खेल रहे हैं हम? ऋषु ने सोचा पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा, हाँ। अच्छा, अब जो बचा हुआ स्केड्यूल है 2, वो क्या कहता है? वो क्या बताता है? बचा हुआ स्केड्यूल क्या बताता है?
हाँ जी, बचा हुआ स्केड्यूल क्या बताता है? ना 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 ना, स्कोप ऑफ सप्लाई नहीं बताता। स्कोप ऑफ सप्लाई तो आशीष जी सेक्शन 7 बताता है ना। ये बताता है, क्लासिफिकेशन बताता है। शेड्यूल 2 बताता है। यस प्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बताता है कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी। यस, और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। ठीक है, चलिए। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम तो लिखा है रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। हम इसको बोलते हैं GSTR 1, जीएसटी की रिटर्न 1। पर मैं आपको बता दूं, टेक्निकली अगर आप सेक्शन पढ़ो, लॉ पढ़ो, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये रिटर्न नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। ठीक है, इसको जब हम लॉ पढ़ेंगे तो क्या कहलाती है? रिटर्न नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब दो वर्ड है, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड में फर्क क्या है जीएसटी के अंदर? हाँ जी, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? बताओ। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? कह रहे हैं आउटवर्ड सेल। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रिया। अजय, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनवर्ड का मतलब है जो चीजें हम परचेज कर रहे हैं। हम परचेज ऑफ गुड्स भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी कर सकते हैं। तो परचेजेस का मतलब इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आप सप्लाई कर रहे हो, तो सेल का मतलब क्या होगा जीएसटी के अंदर? अगर आप किसी को सेल कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, तो उसको बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई। तो GSTR 1 कब जाएगी? GSTR 1 कौन कौन कर रहा होगा? सप्लायर या रिसिपिएंट? जो खरीदता है उसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट, और जो सप्लाई करता है, जो बेचता है, उसको हम बोलते हैं सप्लायर। तो GSTR 1 कौन 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 करेगा बताओ? फाइल। सप्लायर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो, मेरे को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ आता है, बस जो आपको आता है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, देखो भगवान किसी किसी पे कृपा बरसाता है ना, ये है। आप लोगों को आता है फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे को नहीं आता है, मैं आप लोगों से वही चीजें पूछ रहा हूँ जो आप लोगों को आती है, फिर भी मुझे पैसा मिल रहा है। बताओ, मुझे सीखने का पैसा मिल रहा है और आपको सिखाने का पैसा भी नहीं मिल रहा। यस। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किस किस को, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस को डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 फाइल करनी है। तो मैंने इसको दो चीजों में डिवाइड कर दिया है। रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसको फाइल करनी है? किसको फाइल करनी है? सारे के सारे रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। किसको? कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? पहले आप मुझे बताएंगे रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है जीएसटी? हाँ जी, आप लोग मुझे ये बताइए, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? ये आप एक्स्ट्रा ज्ञान लिखते चलेंगे। हाँ जी, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है जीएसटी में? एक जवाब आया है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिव्या, जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बता दो, जीएसटी का वो कौन सा सेक्शन है? जीएसटी का वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होती है? जीएसटी का वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होती है? जी, आप लिखेंगे, आप लोगों को नहीं पता कोई बात नहीं, आगे से याद रहना चाहिए। सेक्शन, नहीं 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 नहीं, जय 24 नहीं है, लिखो सेक्शन नंबर 25 है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। सेक्शन नंबर कौन सा है बताइए? 25 है, जो कि आपको बताता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन लोगे। और अब आपको बताता हूँ जय ने 24 क्यों बोला। सेक्शन 22 और 24 दो ऐसे सेक्शन हैं जो ये बताते हैं कि किस किस को लेनी है। ठीक है, सेक्शन 24 और 22 दो ऐसे सेक्शन है जो क्या बताते हैं बताओ? लाइबिलिटी टू टेक रजिस्ट्रेशन। किस किस को रजिस्ट्रेशन लेनी है, सेक्शन नंबर 22 और 24 बताता है। सेक्शन 25 बताता है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लेनी है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जो 22 है, 22 उन लोगों की बात करता है
जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है। जिनका एग्रीगेट टर्नओवर किससे क्रॉस कर जाता है? लिमिट से। और गुड्स वालों के लिए अलग है, सर्विस वालों के लिए अलग है। आप मुझे बताएंगे वो लिमिट्स कितनी है? दिल्ली के हिसाब से बताएंगे, दिल्ली हरियाणा के हिसाब से बताएंगे वो लिमिट्स कितनी है कि अगर मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इतना एक्सीड कर जाए तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जीएसटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रविकेश एंड दिव्या, बहुत ही बढ़िया। नहीं निखिल, ठीक नहीं कह रहे हो आप। यस, बिल्कुल ठीक। प्रिया, अभिषेक, यस, रविकेश। तो 20 लाख है सर्विसेज के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो टर्नओवर कितना एक्सीड हो जाए तब आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? 20 लाख। और गुड्स के केस में 40। तो जो भी कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, और उसका टर्नओवर 40 लाख तक है सिर्फ, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। 40 लाख क्रॉस हो जाएगा तब उसको रजिस्ट्रेशन लेनी है। ठीक है। ऐसी सर्विस के केस में कितना टर्नओवर अलाउड है विदाउट रजिस्ट्रेशन? 20 लाख। ओके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, वहां पे लिमिट कितनी है? वहां पे गुड्स के केस में 20 लाख है और सर्विसेज के केस में 10 लाख। ठीक है। अभी हमें उन पे फोकस नहीं करना, हमें मेन फोकस करना है जहां पे बिजनेस आता है ज्यादा। ओके। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मेरा टर्नओवर, आज का तारीख है 6 अप्रैल, आज 6 अप्रैल को मेरा गुड्स का टर्नओवर, मैं करीब करीब 39 लाख रुपीस के गुड्स बेच चुका हूँ 6 दिन में। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, वो 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदना चाहता है। तो आप एक बात बताओ, क्या मेरे ऊपर आज से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी, मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी थी जीएसटी में क्योंकि मेरा टर्नओवर कम था। ओके। तो आप मुझे बताइए, आज 39 लाख का मेरा आज तक का टर्नओवर था। जीएसटी में मैंने 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक मैंने कितनी सेल कर ली? 39 लाख की। एक कस्टमर आया, वो 5 लाख के गुड्स खरीदना चाहता है। आप बताओ, क्या आज से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना बनता है या नहीं बनता? क्या आज से लाइबिलिटी क्रिएट हुई है या 1 अप्रैल से? आज से या 1 अप्रैल से? हाँ जी। क्या आज से? यस, मेरी आज से लाइबल हो गई है। 1/4 क्या हो गया भाई? नहीं, 1 अप्रैल से नहीं होगी निखिल जी, 1 अप्रैल से नहीं है। मेरी आज से लाइबिलिटी बनती है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी है। पर आपको बता दूं, क्या मैं उस कस्टमर को ये कह दूं कि भाई साहब आप बाद में आना, पहले मेरा जीएसटी नंबर आने दो, अब माल तभी बेचेंगे? बताओ, क्या मैं उस कस्टमर को मना कर दूं भाई साहब अभी चले जाओ, अभी पहले हमारा जीएसटी नंबर आने दो, मैं स्टार्टर सीएफओ से जीएसटी नंबर ले लूं, और फिर क्या कहते हैं, जब दिव्या जी मुझे जीएसटी नंबर दिलवा देंगी उसके बाद आप आना, मैं उसके बाद माल बेचूंगा? नहीं, मैं माल बेच सकता हूँ। इसलिए सरकार ने कहा कि किसी का बिजनेस बीच में ना रुक जाए। सरकार ने कहा जिस दिन से उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना। तो कितने दिन है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषु, कितने दिन के अंदर लेना है बताओ? आज से 30 दिन। जीएसटी नंबर कितने दिन के अंदर लेना है? 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी नंबर लेना। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ। अगर मान लो मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो, मैंने 30 दिन के अंदर भी जीएसटी नंबर नहीं लिया तो, फिर क्या होगा? मान लो मैं नहीं ले रहा, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, बोलो क्या करोगे? तो कहाँ जाना पड़ेगा? तिहाड़। ठीक है। अभी उसके बारे में बाद में करेंगे, अभी ऐसे ही याद रखो कि तिहाड़ जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ। अब अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों की बात करेंगे भाई, जिस जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा टर्नओवर 13 लाख है, मेरा टर्नओवर 13 लाख है, ठीक है, क्या मुझे फिर भी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? मेरा मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेने का, ले सकता हूँ? बताओ, मेरा टर्नओवर सिर्फ 13 लाख रुपए है, क्या फिर भी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं। मेरा टर्नओवर 0 है तब भी ले सकता हूँ? बताओ, तब भी ले सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? मेरी लायबिलिटी नहीं बन रही है रजिस्ट्रेशन लेने की, फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, बताओ क्या क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रिया जी, इसको हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ओके।
चलो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई मुझे ये कंसेप्ट बता दे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं? हाँ जी, कैजुअल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो संदीप भैया, दिव्या। यस, आप मुझे ये बताएंगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं? बेटा आप एक बात बताओ, आप लोग कैजुअल डेली पहनते हो या क्या कहते हैं कभी कभी पहनते हो? कहते हैं हमने खरीदे ही कैजुअल है, फॉर्मल है ही नहीं। हाँ जी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है, जैसे मान लो मोहम्मद रियाज जी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। दिल्ली में उन्होंने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है, ठीक है। और मोहम्मद रियाज ने क्या करा, अपनी सीए प्रैक्टिस खोल रखी है दिल्ली के अंदर और मॉडल टाउन के अंदर। और क्या हुआ कि इनको कोई महाराष्ट्र की कंपनी बोली, महाराष्ट्र की पीएसयू बोली, भाई साहब आप एक काम करो, हमारे यहाँ पर ना 1 महीने के लिए आ जाओ, 1 महीने के लिए हमारे यहाँ पे स्टॉल लगा लो हमारी पीएसयू के अंदर, और हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहते हैं। तो आप एक बात बताओ, मोहम्मद रियाज सिर्फ 1 महीने के लिए कहाँ गया? मुंबई गया, मुंबई जाके काम कर रहा है 1 महीने के लिए, कभी कभी आया। वैसे उसने जीएसटी नंबर कहाँ का ले रखा है? दिल्ली वाला। पर वो 1 महीने के लिए कहाँ जाके काम कर रहा है? कहाँ पे दुकान खोल ली 1 महीने के लिए, या स्टॉल लगा लिया? 1 महीने के लिए स्टॉल लगा लिया उसने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वो वहां पे क्या कहते हैं 700 एम्प्लॉइज हैं, उन सबकी रिटर्न भर रहा है। तो आप एक बात बताओ, क्या ये मुंबई में इसकी परमानेंट लोकेशन है या नहीं है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है? परमानेंटली काम कर रहा है, नहीं कर रहा? नहीं। तो जब कोई इंसान, देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कब बनता है, जब कोई इंसान किसी और स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन क्या ले रखी हो, पक्की रजिस्ट्रेशन ले रखी हो, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखी हो, वहां पे उसका पक्का बिजनेस चल रहा हो, और वो किसी और स्टेट में मूव कर जाए जहां पर वो कुछ समय के लिए जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। वो स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, और जिस स्टेट में वो परमानेंटली काम करता है उस स्टेट के लिए वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ जी। तो आप एक बात बताइए, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में मेला लगता है, नहीं लगता? प्रगति मैदान में आईटीपीओ पे मेला लगता है, नहीं लगता? जिसका मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट हो गया है, लगता है। वहां पर आपका मेला लगता है 14 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, हर साल लगता है। ऐसे फुटवेयर के मेले लगते हैं। तो बताइए, उस मेले में कोई गुजराती आया, और वो ये ट्रेड फेयर के अंदर वो गुजराती क्या करने आया? दिल्ली में अचार बेचने आया। क्या बेचने आया? अचार बेचने आया। तो आप एक बात बताइए, वो गुजरात का अचार बेचने वाला है, वो दिल्ली गुजरात में रजिस्ट्रेशन ले रखी है उसने, दिल्ली में थोड़े समय के लिए आ रहा है, 14 दिन के लिए आ रहा है, 15 दिन के लिए आ रहा है, तो दिल्ली में उसको क्या लेना पड़ेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन भी मुझे 30 दिन के अंदर अंदर लेना है, बताओ? क्या उसके लिए भी लिमिट मेरे को 20 लाख देखनी है, 40 लाख देखनी है, बताओ? अच्छा मुझे ये बता दो, जीएसटी में एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकता हूँ? जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकता हूँ? वन रजिस्ट्रेशन या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? जीएसटी में मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट के अंदर जहां जहां पर मेरा क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिव्या, हमें स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। स्टेट वाइज मतलब मैं जिस जिस स्टेट के अंदर, यस, क्या ऑपरेट कर रहा हूं, अब मेरा क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके। अब आप मुझे ये बात बताइए कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या 20 लाख और 40 लाख का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो नेहा, बहुत ही अच्छी बात कह दी। यस रिशु, यस। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक सेक्शन था 22, 22 क्या बताता था कि जिस किसी का
एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा तो लेनी है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 क्या है? सेक्शन 24 भी बताता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। सेक्शन 24 का नाम लिखो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 का नाम लिखो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 बताता है वो केसेस जहां पर आपको बिना, चाहे आपका टर्नओवर जीरो हो, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। और उसमें पहला केस आपको बताने जा रहा हूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको, चाहे उसका टर्नओवर जीरो हो, उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। और उसको रजिस्ट्रेशन कब लेनी है? उसको रजिस्ट्रेशन लेनी है 5 दिन पहले, उस स्टेट के अंदर काम करने से 5 दिन पहले। मान लो वो अपना ट्रेड फेयर का मेला लगाने, स्टॉल लगाने कब आ रहा है? 14 नवंबर को दिल्ली आ रहा है, तो उसको 9 तारीख तक उसको क्या चाहिए? एटलीस्ट 5 दिन पहले, 9 तारीख से पहले पहले उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इतनी बात याद रहेगी। अच्छा, क्या इसको टैक्स भी जमा कराना पड़ता है? यस, इसको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। इसको जैसे ये सोच के चलेगा कि इसकी कितनी सेल होगी, उसके बेसिस पर इसको एडवांस जीएसटी जमा कराना पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। यस, अब नेक्स्ट आ जाओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो कौन होता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यस, जो एनआरआई हो, नहीं, एनआरआई का तो मतलब वो होता है जो पैदा इंडिया में हुआ था अब रहता बाहर है। जो पैदा इंडिया में हुआ हो पर रहता, यस, कोई बताना चाहेगा तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है, माइक ऑन करके भी आप बता सकते हैं। हाँ जी। एनआरआई का तो मतलब वो होता है अजय जी, जो पैदा इंडिया में हुआ हो, इंडियन है, सिटीजनशिप से इंडियन है, पर रहता अब कहां पर है? इंडिया के बाहर। जो सर इंडिया का रेजिडेंट ना हो, इंडिया का रेजिडेंट ना हो, और जिसका जन्म भी इंडिया से बाहर ही हुआ हो, जैसे हम देख रहे हैं पर्सन, यूएस पर्सन। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसका बिजनेस अभी कहाँ चल रहा है। देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में क्या था, उसका धंधा कहाँ चल रहा था? किसी और स्टेट के अंदर, और वो किसी और स्टेट के अंदर थोड़े समय के लिए आ रहा था। अब किसी का बिजनेस जो है वो कहां पर है? बाहर, इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर की कोई कंपनी या कोई बिजनेस इंडिया में आ रहा है, कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल टैक्स और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसको भी बिल्कुल सेम जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, वैसे ही इसको भी क्या करनी पड़ती है? रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है 5 दिन पहले, और एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। कोई मुझे ये बता सकता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाती है दूसरे स्टेट के अंदर जिसमें वो आते हैं, या थोड़े समय के लिए मिलती है? और वो समय सीमा कितनी है? यस, कितने दिन के लिए मिलती है? 90 डेज के लिए मिलती है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिबांकुश, यस, इट इज 90 + 90, फर्स्ट 90 डेज के लिए मिलती है। फिर उसका मन करता है कि हम और यहाँ पर काम करेंगे, तो वो 90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर जाती है। पर आप एक बात बताओ कि, यस दिव्या, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बिजनेस है, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो कह रहा है जी मेरा दिल्ली में बिजनेस चलता रह रहा है, क्या वो 90 दिन से भी आगे जाके काम कर सकता है? 90 दिन से ज्यादा? क्या कर सकता है? 90 दिन से ज्यादा, 160 दिन से, 180 दिन से ज्यादा काम कर सकता है?
हाँ कर सकता है, लेकिन अब उसको अपनी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल लेनी पड़ेगी। कैसी लेनी पड़ेगी? अब मैं आपने आपसे ये इसमें क्या लिखा हुआ है बताओ, किस किस को GSTR 1 फाइल करनी है? जो जिन्होंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखी है और जिन्होंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन ले रखी है, उन दोनों को GSTR 1 फाइल करनी पड़ती है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनपुट सर किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, ओ सॉरी, किस किस को GSTR 1 फाइल नहीं करनी, किस किस को नहीं फाइल करनी? तो आप पहला केस है इसके अंदर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या होता है, कोई बताएगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आप लोगों ने बताया नहीं दिव्या को, शायद से मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। ओके। ओके। हाँ जी, आप लोग मुझे ये बताइए कि सबने अपने कैमरे बंद कर दिए हैं? हाँ जी। हाँ, आप मुझे ये बताइए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? और अब इसका जवाब जो देंगे, मैं नाम नाम लेता हूँ, कौन देंगे? मोहम्मद रियाज जी बताएंगे। मोहम्मद रियाज जी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? मोहम्मद रियाज जी आप बताइए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? मोहम्मद रियाज जी मैंने आपको आंसर देने के लिए कहा है। हंसते हो, अच्छी बात है हाँ जी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, मोहम्मद रियाज जी आप बताएंगे। हाँ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है कि एक हब होता है जो अदर एंटिटीज के भी आपसे परचेज करता है, तो वो अपना इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है अदर एंटिटीज को। मतलब थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहेंगे इसको आप? इतना एलिब्रेट करना है। हाँ जी। हाँ जी। बस मोहम्मद जी, इसको थोड़ा और एग्जांपल देकर बताना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ किसी कंपनी में सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम है, तो ठीक है। उसके एंटिटीज को इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए आईएसडी का कंसेप्ट है। मान लो मैं टाटा मोटर्स के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? टाटा मोटर्स में सुबह चाय बनती है, वो कॉफी नहीं मिलती, वो मशीन्स लगी होती है कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो वो क्या हुआ, मैं वहां पे दूध सप्लाई करता हूँ, या मान लो मैं वहां पे कॉफी पाउडर सप्लाई करता हूँ, और मैंने सारे ऑफिसेस को एक साथ सप्लाई किया, और क्या कहते हैं, मैंने सारे ऑफिसेस की एक साथ बिलिंग कर दी, क्या वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके इसमें? एक ही साथ बिलिंग करता हूँ मैं, मेन ऑफिस को बिलिंग करता हूँ कॉफी पाउडर की। हाँ जी। रियाज जी, क्या वो केस होगा? चलिए, आप मुझे, आप बाकी लोग मुझे ये बताइए, आप में से ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास स्टार्टर CFO का ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके जिसके ना काफी सारे बिजनेसेस, जिसके काफी सारे ब्रांचेस हैं, या जो पूरे इंडिया में एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहा है, एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रहा है, और आप जो बिलिंग कर रहे हो स्टार्टर CFO उसको जब सर्विसेज देता है, तो सिर्फ और सिर्फ मेन क्लाइंट जो मेन है, पेरेंट है, उसको आप बिलिंग करते हो? ऐसा कोई है क्लाइंट आपके पास जिसकी अदर ब्रांचेस या अदर ऑफिसेस को आप सर्विसेज देते हो, और सबकी एक ही सेंट्रलाइज बिलिंग करते हो, आप एक ही बिल इशू कर देते हो क्लाइंट को? हाँ जी। निखिल जी, आशीष जी बताइए, ऐसा कौन सा क्लाइंट है और वो किस चीज में डील करता है, और आपको उसको क्या सर्विसेज? मैं क्लाइंट का नाम नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्लाइंट किस चीज की आप प्रोडक्ट बेचता है और आप उसको क्या सेवाएं प्रोवाइड करते हो। हाँ जी। कह रहे हैं जी उसका रेस्टोरेंट का काम है, और हम उसको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं नहीं, उसके चाहे मल्टीपल काम होंगे, तुम उसको दवाई सप्लाई करते हो? स्टार्टर CFO ने दवाई का भी काम स्टार्ट कर दिया क्या?
नहीं, अच्छा निखिल के पास अलग है, ओके 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 ओके, निखिल के पास अलग है और आशीष के पास अलग है। तो निखिल कह रहा है जी क्लाइंट हमारा है रेस्टोरेंट का, और आशीष कह रहे हैं यस हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टैक्स फाइलिंग की, अकाउंटिंग की। तो मान लो उसके अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग रेस्टोरेंट है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, नोएडा में भी है, मतलब यूपी में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, ठीक है। और सर हम उसको उसकी जितनी भी सारी की सारी जितने भी ऑफिस हैं सबका जीएसटी का रिटर्न हम फाइल करते हैं, आरओसी फाइलिंग हम करते हैं, उसकी टैक्स की अकाउंटिंग हम करते हैं, उसका टैक्सेशन हम करते हैं। सर हम उसको एक ही बिल इशू करते हैं, दिल्ली वाला ऑफिस को हम बिल इशू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना मल्टी स्टेट में काम कर रही होती है, और वो ना लोगों से सर्विसेज लेती हैं। वो सर्विसेज एक ही सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है। उस केस के अंदर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर एक स्टेट के अंदर जो हमने रजिस्ट्रेशन ले रखी है उन बिजनेसेस के लिए अलग बिलिंग कराएं। जैसे मान लो मैं स्टार्टर सीएफओ एज्यूम करके चलते हैं, मैं स्टार्टर सीएफओ को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ। मान लो कोई भी इशू आ जाता है, उसके ऊपर केस लॉ कौन सा लगेगा या इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर होगा क्या, वो सारी की सारी सेवाएं मैं प्रोवाइड करता हूँ। और स्टार्टर सीएफओ के 7-8 ऑफिस हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अभिषेक जी को बिल बनाकर दे देता हूँ और उसकी पेमेंट ले लेता हूँ। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर और मान लो ये जो ऑनलाइन सेशन है इसमें पूरे स्टेट के, मान लो उनके जितने भी स्टेट्स हैं, उन वहां पे जितने भी ऑफिस हैं उन सारे वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो सारे के सारे ये सेशन अटेंड करते हैं। तो क्या मैं ऐसे बांट पाऊंगा कि जो मैंने सेशन का चार्ज किया उसकी इतने एम्प्लॉयज का इतना चार्ज करूंगा, इतने एम्प्लॉयज का इतना चार्ज करूंगा, इतने एम्प्लॉयज का इतना चार्ज करूंगा? नहीं। तो कुछ सेवाएं कई बारी एक ही बिजनेस की अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है अलग अलग स्टेट के अंदर, और वो सेवाएं बट नहीं सकती, वो सेवाएं बट नहीं सकती। जो सप्लाई कर रहा है सर्विस वो बांट नहीं सकता। तो उस केस के अंदर हम एक ही बिलिंग ले लेते हैं। जब हम एक ही बिल लेंगे तो जो सप्लाई कर रहा है सर्विस वो क्या जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा? करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या हो गया, इनपुट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई हो गई। तो उस पर जीएसटी जो लगेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे केस के अंदर सिर्फ सर्विसेज के केस के अंदर, गुड्स के केस में नहीं होता। गुड्स को आप बांट सकते हो, गुड्स को क्या आप ट्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। मान लो एक साथ कॉफी पाउडर लिया जा रहा है, टाटा मोटर से एक साथ कॉफी पाउडर ले रही है, कौन सी ब्रांच है, कौन सी स्टेट में कितना यूज होगा, क्या वो ट्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यस। पर सर्विसेज को ट्रेस नहीं किया जाता, तो इसलिए एक ही बिलिंग ले ली जाती है, सेंट्रलाइज बिलिंग ले ली जाती है। और जो ऑफिस बिलिंग लेगा, जो ऑफिस सारे सप्लायर से इनपुट सप्लाई के बिल लेगा, उस ऑफिस को हम बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फिर वो क्या करता है, आगे जाके इनपुट क्रेडिट उसके पास आ गया सारा के सारा। अब वो क्या करेगा, अलग अलग ऑफिस को क्या करेगा, बांट देगा। उसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट को बांटना, इनपुट सर्विस क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसकी जीएसटी में अलग से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, और इसको GSTR 1 फाइल करनी नहीं होती। GSTR 1 उसको फाइल नहीं करनी जिसने ISD ले रखी है। पर उसी क्लाइंट के, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो उनको GSTR 1 फाइल करनी है। बस किस ऑफिस को फाइल नहीं करनी, जिसने अलग से ISD ले रखा। ऐसी कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसको भी GSTR 1 फाइल नहीं करनी। जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करा रखा है उसको GSTR 1 नहीं फाइल करनी होती, उसको GSTR 4 फाइल करनी है। ओके। फिर आ जाओ, ऐसे ही जैसे इनकम टैक्स के अंदर TDS कटता है, ऐसे ही जीएसटी में भी TDS कटता है। ऐसी जीएसटी में भी TCS का कंसेप्ट होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी कब लगता है? ये उन केसेस में लगता है, TDS उन केसेस में लगता है जब भी कोई PSU 2.5 लाख रुपए से ऊपर का 2.5 लाख रुपए से ऊपर का सामान खरीदती है। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU 2.5 लाख रुपए से ऊपर का सामान खरीदती है, तो वो जिससे खरीदती है उसका TDS टैक्स काट लेते हैं जीएसटी में। ठीक है। तो अगर किसी PSU ने TDS एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन ले रखी है या एज अ टैक्स कलेक्टर ले रखी है सेक्शन 51 एंड 52 के अंदर, तो उनको भी GSTR 1 फाइल नहीं करनी।
नेक्स्ट है सप्लायर ऑफ OIDAR। OIDAR का मतलब क्या होता है? OIDAR का मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? OIDAR। क्या आप लोगों को नेटफ्लिक्स का मतलब पता है? नेटफ्लिक्स, हाँ जी, क्या आप लोगों को नेटफ्लिक्स, गोडैडी, होस्टिंगर, ये सारी चीजें पता है? अच्छा, नेटफ्लिक्स क्या करता है? नेटफ्लिक्स पे कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है? कंटेंट बनाता है, उसको अपलोड करता है, और नेटफ्लिक्स क्या करता है? उन मूवीज और टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज को बेचता है। किसको? जो भी कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेता है। तो आप एक बात बताइए, क्या नेटफ्लिक्स आपको ऑफलाइन वीडियो दिखाता है या ऑनलाइन दिखाता है? ऑनलाइन दिखाता है। क्या वो जो वीडियोस आप देखते हो वो इंफॉर्मेशन है या नहीं है? है। ठीक है। क्या उसको हम इंफॉर्मेशन एंड डाटा बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। क्या आप उसको एक्सेस कर रहे हो या आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो या रिट्रीव कर रहे हो? आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। आपने सब्सक्रिप्शन मनी पे करा? हाँ जी। आपने क्या किया? आपने OIDAR का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। पहले तो हम ये समझेंगे डाटा एक्सेस का मतलब क्या होता है। ठीक है। नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाल रखी है, डाटा डाल रखा है, क्या आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, सिर्फ आप उसको देख पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि उसमें आप अपनी मूवी डाल सकते हो। एज अ क्लाइंट आप क्या कर रहे हो? सिर्फ मूवीज और वेब सीरीज देख पा रहे हो। इसको बोलते हैं एक्सेस। तो मैं कहूंगा नेटफ्लिक्स आपको OIDAR की सर्विसेज दे रहा है। अब रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? रिट्रीवल का मतलब होता है कि मेरे को कोई ऐसी सर्विस दे कि जहां पे मैं अपना डाटा स्टोर कर सकूं और फिर उसको देख भी सकूं। तो ऐसा कौन प्रोवाइड करते हैं? गोडैडी, वेब होस्टिंगर, जितने भी वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, डोमेन प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसी सर्विसेज देते हैं। गोडैडी कहता है आप अपनी वेबसाइट बनाओ और उस वेबसाइट पे आप अपना डाटा स्टोर करो, हम आपको क्लाउड प्रोवाइड करेंगे और हम आपको डाटाबेस प्रोवाइड करेंगे। उस पे आप अपनी डाटा को स्टोर करो और आप उस डाटा को कभी भी देख सकते हो। जैसे Amazon वेब सर्विसेज है, AWS सर्विसेज होती हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए कोई भी यूज करता है इसको, तो वहां पे आप क्या करते हो? अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हो और उसको दोबारा देख भी सकते हो। ऐसे को हम बोलते हैं रिट्रीवल। स्टोर और दोबारा उसको देखने को हम क्या बोलते हैं? रिट्रीवल। एक्सेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ आप देख सकते हो। तो नेटफ्लिक्स एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड करता है और गोडैडी और Amazon वेब सर्विसेज आपको किसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? रिट्रीवल। अब आप एक बताइए, क्या Amazon वेब सर्विसेज, गोडैडी और आपका नेटफ्लिक्स, क्या ये तीनों के तीनों यूएस में लोकेटेड है या नहीं है? है। तो क्या मैं कहूंगा कि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है या नहीं है? ये सप्लाई कर रहे हैं क्या? OIDAR सर्विसेज, बट दे आर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नॉन टैक्सेबल क्या है? ऑनलाइन रिसिपिएंट है। इनका जो भी कंटेंट देखते हैं वो सारे के सारे हाउस होल्ड देखते हैं। हाउस होल्ड देखते ही नहीं देखते हैं। तो क्या हाउस होल्ड टैक्सेबल है? टैक्सेबल पर्सन है? नहीं, नॉन टैक्सेबल है। और ये ऐसे रिसिपिएंट है जो कि ऑनलाइन देखते हैं, ना कि ऑफ। तो अगर कोई सप्लाई कर रहा है OIDAR सर्विसेज की, किसको? हमारे इंडियंस को, ठीक है, जो कि हाउस होल्ड नेचर के हैं, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ OIDAR सर्विसेज। तो Amazon वेब सर्विसेज और गोडैडी और आपका नेटफ्लिक्स, इन तीनों को GSTR 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। इनको एक स्पेशल रिटर्न फाइल करनी होती है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब ड्यू डेट क्या है? ठीक है, ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट GSTR 1 की क्या है? जो भी कोई, देखो दो स्कीम है। जो छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, ठीक है, छोटे सप्लायर मतलब कितनी लिमिट है बताओ? देखो यहाँ पे दो तरीके की रिटर्न्स है, या तो आप मंथली स्कीम के अंदर चले जाओ या आप क्वार्टरली स्कीम के अंदर चले जाओ।
ठीक है, लेकिन आपको पेमेंट करनी है जो टैक्सेस की वो मंथली करनी पड़ेगी। तो दो स्कीम है, या तो आप क्या करो, मंथली रिटर्न फाइल करो, मंथली पेमेंट करो जीएसटी की, या फिर दूसरी स्कीम है मंथली टैक्स पे करो पर रिटर्न क्वार्टरली फाइल करो। क्वार्टरली वाली किसके लिए है? क्वार्टरली वाली सिर्फ उनके लिए है जो कि छोटे सप्लायर हैं। अब छोटे सप्लायर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये छोटे सप्लायर हैं, इनको क्वार्टरली का ऑप्शन दिया जाए, बताइए। हाँ जी, क्वार्टरली रिटर्न कौन फाइल कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 5 करोड़ का टर्नओवर जिस जिसका है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसको हम क्या मान के चलते हैं, उनको हम स्मॉल टैक्स पेयर है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो क्वार्टरली रिटर्न भरे पर पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या होंगे, मंथली। ओके, सो जो कोई भी क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट करता है, स्मॉल टैक्स पेयर, उसके लिए कितना है बताइए। जब भी क्वार्टर एंड होगा, तो क्वार्टर कब कब एंड होता है, क्वार्टर जून में एंड होता है, क्वार्टर आपका सितंबर में एंड होता है, और क्वार्टर एंड होता है आपका दिसंबर में और मार्च में। तो जो भी क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ आता है उसकी 13 तारीख तक उसको वो रिटर्न फाइल करनी होती है। तो 4 साल में 4 बारी रिटर्न फाइल होती है। लेकिन जो कि मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उनको जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करनी होती है, उनको जीएसटीआर 1 फाइल करनी होती है 11th 11th, मतलब नेक्स्ट मंथ की, जैसे ही मंथ खत्म हो रहा है उसकी 11 तारीख। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने एक टेस्ट बनाकर दिया है जीएसटी के ऊपर, प्लीज आप लोग वो फिल कर लीजिएगा। मैं एक बारी दिव्या से बात कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कैसे रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 1। ओके, तो एक और फैसिलिटी लॉन्च कर दी है जीएसटी में, क्या, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, ये आपको लेना मैंडेटरी नहीं होता। ये किसको दिया जाता है? ये फैसिलिटी उसको दिया जाता है जो क्वार्टरली स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं, मतलब स्मॉल टैक्स पेयर। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आउटवर्ड सप्लाईज को फाइल कर सकते हैं इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, ये कब क्या कहते हैं, कब से कब तक करना होता है आपको? जैसे ही मंथ खत्म हुआ है उसके फर्स्ट डे से लेके 13th डे तक आप ये क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। आप अपने इनवॉइस क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर कितने कितने तक के इनवॉइस सबमिट हो सकते हैं? यहाँ पे 50 लाख रुपए तक के इनवॉइस सबमिट हो सकते हैं, टोटल वैल्यू के 50 लाख रुपए तक के। सिर्फ कौन से मंथ के लिए? क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उन, देखिए, अगर मैं किसी से सामान खरीद रहा हूँ और वो क्वार्टरली स्कीम लेकर बैठा हुआ है, तो आप एक बात बताओ, वो रिटर्न कब फाइल करेगा? वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के एंड एंड पे फाइल करेगा। तो मुझे क्रेडिट लेट मिलेगा नहीं मिलेगा? मुझे क्रेडिट लेट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि भाई जो पहले 2 महीने का है
वो सप्लायर क्या कर सकता है, सप्लायर पहले ही इनवॉइस सबमिट कर सकता है 50 लाख रुपए तक की सेल के। ताकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे को ऐसा करके क्या फायदा होगा कि जिन्होंने मुझसे माल खरीदा है वो अगर वो इसका क्या कर सके, क्रेडिट ले सके, वो इसका क्या कर सके, क्रेडिट ले सके। तो इसमें क्रेडिट रुके ना, उसको 3 महीने तक रोका ना जाए, क्रेडिट हाथों हाथ मंथली मिलता रहे, इसलिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। ठीक है, जो लास्ट मंथ की है, बताओ लास्ट मंथ का हमने अलाउ क्यों नहीं करा, क्योंकि अब तो GSTR 1 फाइल करनी है क्वार्टर एंड पे, इसलिए लास्ट मंथ का तो आप GSTR 1 जो भरोगे क्वार्टरली, उसके साथ ही आपको डिटेल डालनी है। अच्छा, जो इनवॉइसेस आपने पहले इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दिए हैं, उनको आपको दोबारा GSTR 1 में अपलोड करने की जरूरत, उनकी डिटेल्स नहीं होती। ओके, लेकिन मान लो मेरी सेल हुई थी जनवरी के मंथ की, मेरी सेल हुई अप्रैल के मंथ की 63 लाख की, तो मैंने फर्स्ट 50 लाख के इनवॉइसेस अपलोड कर दिए होंगे। बाकी 13 लाख के जो मैंने अपलोड नहीं करे, वो मैं कब कर सकता हूँ अपलोड, वो मैं जब GSTR 1 फाइल करूंगा क्वार्टरली, तब फाइल कर दूंगा, तब उसमें डाल सकता। सो दिस इज नोन एज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको GST की रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, उसको हम GSTN पोर्टल बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास दो पोर्टल्स हैं, एक पोर्टल आपका ई वे बिल जनरेट करने के लिए होता है, और एक पोर्टल ये वाला जो है ये नॉर्मल पोर्टल है, इसमें बाकी सारे काम करने के लिए ये बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपकी रिटर्न्स फाइल होती हैं www.gst.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे डैशबोर्ड पे देखिए, आप पहले क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का जो GST नंबर है उससे लॉगिन कर लेंगे यूजर आईडी पासवर्ड से। यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे आप क्या करेंगे, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ड्रॉप डाउन जो खुलेगा उसमें आपको रिटर्न्स पे जाना है, तो रिटर्न्स के बाद आपको किस पे जाना है, रिटर्न्स डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे ही आप रिटर्न्स डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो उसको पे आपको क्या करना है, फाइल रिटर्न्स पे जाकर आपको अब चेक करना है क्या, यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्वार्टर में कौन से मंथ की आप फाइल कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो आपके पास ये अलग अलग टेबल्स बनकर आ जाएंगे। ओके, तो पहले आपको क्या नजर आएगा बताइए, हाँ जी, पहले आपको नजर आएगा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपकी जो आप GSTR 1 फाइल करनी है, उसको फाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी GSTR 1 खुल जाएगी। ओके, तो ये देखिए आपको ड्यू डेट दिखा रहा है, ये ड्यू डेट 11 तारीख क्यों दिखा रहा है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं हम कौन सी स्कीम के अंदर है, मंथली स्कीम के अंदर, मंथली रिटर्न फाइल कर। ओके, ऐसे ही आप, अगर आपके पास डाटा कम है, अगर आपके क्लाइंट के इनवॉइसेस कम है, तो मैं कहूंगा आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। अगर आपके पास डाटा, आपके क्लाइंट की जो ट्रांजेक्शन है, सेल की ट्रांजेक्शन, वो बहुत भारी भरकम है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई क्लाइंट है मार्बल, वो मार्बल बेचता है, तो मार्बल क्या होता है, मार्बल वाले क्या करते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं वो, ठीक है, वो वो जो ट्रांजेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, पर जब वो परचेज करते हैं मार्बल, तो वो ट्रांजेक्शन बहुत कम है। अब मान लो कोई मार्बल का होलसेलर है, आप एक बात बताओ, क्या उसकी ट्रांजेक्शन कम होगी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होगी, पर अमाउंट ऑफ पर ट्रांजेक्शन बहुत हाई होगा। तो जहां पे भी इनवॉइसेस 15 से 20 हो, वहां पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन करके एक एक इनवॉइस फीड कर सकते हैं। पर अगर मैं कहूंगा कि आपके क्लाइंट की जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, छोटी छोटे अमाउंट की है, तो मैं कहूंगा आप प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, जहां पर आप एक जेसन जेसन एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी जो डाटा है वो गवर्नमेंट पोर्टल्स पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके
उस जेसन फॉर्मेट में अपना डाटा, अपने क्लाइंट का डाटा प्रिपेयर करके आप क्या कर सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो बाद में। ओके, तो अगर आप प्रिपेयर ऑफलाइन पे करते हो, ठीक है, तो आपकी ऐसी कुछ डिटेल्स क्या हो जाती है बताओ, सॉरी, अगर आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हो, प्रिपेयर ऑफलाइन नहीं, अगर आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा डाटा आ जाएगा, और इनको हम बोलते हैं GSTR1 की डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। ओके, अब आप इसके अंदर किस पे जाओगे बताओ, यहां पर आपको दे रखा है ऐड रिकॉर्ड्स, तो ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा डाटा डालना है। ओके, अगर मान लो आपके जो क्लाइंट है उसका कोई सेल ही नहीं था, पूरे मंथ में कोई सेल ही नहीं था, नील की रिटर्न फाइल करनी है, तो मैं आपको कहता हूं यहां पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फाइल नील GSTR1, फाइल नील GSTR1। अगर आपका, आपके क्लाइंट की कोई सेल एक्टिविटी नहीं हुई है, पर आप एक बात याद रखना, अगर आपका क्लाइंट एग्जेम्प्ट सर्विसेज, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहा है और टैक्सेबल भी कर रहा है, पर अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जेम्प्ट या निल रेटेड या नॉन GST सप्लाई करता है, तो उस केस के अंदर आपको फाइल नील GSTR1 नहीं करनी। नील GSTR1 तब करनी है चाहे कोई भी सप्लाई हो, चाहे वो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड है, निल रेटेड है या नॉन टैक्सेबल है, उस केस के अंदर उसका कोई बिजनेस ना हो, बस उस मंथ के अंदर आपकी नील GSTR1 जाएगी। और आपको एक और चीज बताता हूं, आप, ठीक है, अगर पिछले पिछले मंथ्स की, अगर आप क्या करना चाहते हो, अमेंड करना चाहते हो डिटेल्स को, तो आपको अमेंड GSTR रिकॉर्ड्स पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ये आप कब यूज करेंगे, मान लो आपसे पिछले मंथ की सेल्स अपलोड करने में कोई गलती हुई थी, तो उसको आप इस महीने में ठीक कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक टेस्ट देना होगा, मैं दिव्या से बोल देता हूँ, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो दिव्या, दिव्या मैं ना यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ, आप अब इनका टेस्ट ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं 5 मिनट वेट। ठीक है, दिव्या आप लोगों को ना एक टेस्ट शेयर कर रही है, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ क्या कहते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व क्या कहते हैं करना है, MCQ क्वेश्चन है आपके GST के ऊपर, ठीक है, तो वो आप सभी कर लीजिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोग। हाँ जी, ये चैट चैट में आ गया है लिंक, आप देख सकते हो।
यस इशू मैम। मैम मैं ठीक हूँ मैम, मैंने तो आपको कॉल और मैसेज भी किया था मैम, आपने उठाया ही नहीं।